170 टूटा तो स्टॉक से एग्जिट करना है। 170 जब तक होल्ड है तब तक आप स्टॉक को होल्ड करके रखिए। पूरी 300 रुपए जा सकता है। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बहुत कम स्टॉक्स में बनता है, इसमें बन रहा है। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, 170 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए और आराम से होल्ड कीजिए। अगला सवाल जो है वोडाफोन आइडिया पे है। आपसे जानना चाहते हैं इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। इस बीच इस पे खबर भी आ चुकी है कि इस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया है हियरिंग ऑन द एजीआर। वो अब सुनवाई जो है वो अक्टूबर 27 को होगी। अभी आज थी लेकिन आज फिर से डिफर हो चुकी है और 27 को इसकी सुनवाई होगी और शेयर पे आप असर देख ही रहे हैं। तो आपका नजरिया क्या बन रहा है? देखिए वोडाफोन आइडिया अगेन जिस आपका पैटर्न बना हुआ है, जब तक 8.41 प्रोटेक्टेड है 10.47 रुपए आ सकता है। बट आपको मेरा व्यू पता है, मैं वोडाफोन में ना बाई सेल स्टॉप लॉस कोई मतलब मैं वोडाफोन अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखता हूँ। जी चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल नाम नहीं लिखा, आलोक इंडस्ट्रीज पे है। बाई प्राइस 18 रुपीज 93 पैसा, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, आपकी राय मांग रहे हैं। 24.56 रुपए। अगर ट्रेड डील और ये सारी चीजें सही हो जाती हैं तो 24.56 रुपए नहीं होती हैं तो भी खास कुछ इसका बिगड़ेगा नहीं, वो अपनी रफ्तार से वो 24.56 आ जाएगा। ओके अगला सवाल जो है वो है ओके सारे सवाल इतने सारे आ रहे हैं कि मिक्स हो रहे हैं। रोहित चौधरी जी का सवाल है, वो पूछते हैं सफायर फूड के बारे में। 500 शेयर है उनके पास, एवरेज प्राइस है 302, 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं। आपसे इस पर राय मांग रहे हैं और एरिकॉन के बारे में भी बता दीजिएगा। देखिए अगर 275 तोड़ता है तो फिर सीधे 224 रुपए तक आ सकता है। बट वर्टिकली डाउन मूव आई है तो पहले एक बाउंस बैक आना चाहिए करीब 300 रुपए तक का, उसके बाद 275 का ब्रेक डाउन आएगा। तो मेरे को करंट लेग में तो ब्रेक डाउन आते हुए नहीं दिख रहा है, बाकी आना तो चाहिए। आज नहीं कल नहीं परसों बाउंस बैक है, क्योंकि वर्टिकली गिरा है 340 रुपए से 275 नॉन स्टॉप आया है। तो डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं वो आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेग में 275 टूटेगा। टूटता है तो करीब 224 पकड़ लीजिए, 240 और 227 की रेंज पकड़ लीजिए, ये रेंज आ सकती है। दूसरा इरकॉन, मेरा व्यू वही है जो हमेशा से रहा है, मुर्दा काउंटर है। कोई भी बाउंस बैक आती है निकलने की कोशिश कीजिए। 4-6 महीने में 133 रुपए आ जाए तो कोई मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ओके संकेत का सवाल है, वो प्लीज करके आपसे पूछ रहे हैं कि मोती सन्स के शेयर है उनके पास, बहुत लॉस हो रहा है, 25 रुपए के भाव से खरीदे हैं और 7,000 शेयर है। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। मोती सन्स या ये 17 रुपए, अच्छा स्प्लिट हुआ है। 17.50 रुपए 16 रुपए 70 पैसे का सपोर्ट होल्ड हो रहा है। ये जोन अगर होल्ड होती रही तो बाउंस बैक करके 20 रुपए 77 पैसे और 24 रुपए जा सकता है। क्लाइमेटिक मूव दिया है, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं बोल रहा हूँ, क्लाइमेटिक मूव दे के नीचे आया है तो इसको बेस बनाने में बहुत टाइम लगेगा। रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, बेस अगर बनता है तो स्टॉक में अच्छी अपमूव आएगी। ओके अगला सवाल जो है वो है प्रियंका करण का। वो पूछती है चोलामंडलम फाइनेंस के बारे में, क्या मैं एंट्री कर सकती हूँ करंट लेवल्स पे? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र रख के। अगर आप इन्वेस्टर हैं और कोई खास फर्क नहीं पड़ता 100-200 रुपए 300 रुपए नीचे आने पे, तो आपको करंट प्राइस से प्रीएम्प्टिव एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। इस चार्ट में 262 दिन का पैटर्न बन चुका है। सिमिलर श्रीराम फाइनेंस में भी सिमिलर चीज बन रही है। इसमें 1640 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, 1640 1650 के ऊपर, तो ये 2000 रुपए जा रहा है। और इसी का सेम पैटर्न सेम सेक्टर का है श्रीराम फाइनेंस, वो भी अच्छा डेवलप हो रहा है। 720 रुपए निकलता है तो वो भी 1000 निकल जाएगा। तो दोनों बड़े भाई छोटे भाई में सेम पैटर्न बन रहा है। पहले शायद वो चल जाए बाद में ये चले, अगर कुछ अच्छी न्यूज आ गई तो शायद ये पहले चल जाए बाद में वो चले, बट इवेंचुअली दोनों के पैटर्न सेम है, वॉल्यूम सिग्नेचर सेम है। थोड़ा सा चोलामंडलम फाइनेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा है, तो आउट ऑफ द टू एक पकड़ना है तो चोला फिन, नहीं तो दोनों देख सकते हैं। ओके बबीता का सवाल है, वो पूछती है पिरामिल फार्मा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बबीता जी आपका बाय प्राइस 203 है लंबी अवधि में। जो अंशुल है ही इज क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। दूसरा स्टॉक है अडानी ग्रीन, जो उन्होंने 1060 के भाव पे खरीदा है। 2 से 3 महीने का व्यू रखती हैं। स्विंग ट्रेड के लिए कैसा रहेगा आपसे पूछ रही हैं।
बिल्कुल खराब स्टॉक है स्विंग ट्रेड के लिए, और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो मैं कोई राय भी नहीं दूंगा। ओके। अवधेश कुमार जी का सवाल है, पूछते हैं टाटा टेक्नोलॉजी से निकल जाऊं, क्या करूं? मैं तो अभी पकड़ के बैठा हूं, आप अपना देखिए। मैं आराम से भी महीना 2 महीना डेवलपमेंट देखूंगा टाटा सन्स की। अगर कुछ नहीं बिगड़ता है तब तो फिर ठीक है, मैं आराम से स्टॉक होल्ड किए रहूंगा 1000 रुपए के लिए। अगर ये लड़ाई झगड़ा चलता है तो फिर करीब 8-9%, 10% का मेरा लॉस होगा। बुक करके मैं किसी और स्टॉक में स्विच कर जाऊंगा। मोहित का सवाल है दो स्टॉक्स पे, एक है टीवीएस मोटर्स और दूसरा है एनएमडीसी। इन दोनों के टारगेट्स अक्टूबर एंड तक क्या हो सकते हैं? ये टीवीएस मोटर के सारे टारगेट खत्म हो चुके हैं। ऑल टाइम हाई से 20% नीचे से ऑल टाइम हाई +10% का है। अब या तो साइडवेज आएगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो टीवीएस मोटर में लॉन्ग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। एनएमडीसी में एक टारगेट मैंने आपको पहले दिया था 78.96, जो कि टेस्ट हुआ था थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन। अब 79 के ऊपर निकलता है तो 87 तक ये स्टॉक जा सकता है। मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है एंड आई बिलीव 86.97 का टारगेट मिलना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो पूछते हैं सिल्वर बीज के बारे में। उनके पास सिल्वर बीज कहाँ बाय कर सकते हैं? सिल्वर पे तो दौड़ लग गई है और इतनी 3 म्यूचुअल फंड्स ने तो अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिया है सिल्वर ईटीएफ्स में, फंड ऑफ फंड्स में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया है, और दूसरा द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन आवर कंट्री, इंडिया में जो शॉर्टेज हो रही है उसके वजह से भी एक तो प्राइसेस जैकअप हो गए हैं और प्रीमियम्स जैकअप हो गए हैं। तो निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और सोच समझ के निवेश करना चाहिए। सिल्वर के दाम आज भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं एक बार फिर, और सोने के दाम भी ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं एक बार फिर। तो सिल्वर बीज पे क्या करना चाहिए अंशुल? आई वुड लाइक टू करेक्ट, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जरूर है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे नहीं है। सिल्वर 2011 के हाई पे है इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑल टाइम है ऑन द फ्यूचर्स। फ्यूचर्स का डेटा XAG USD ऑल टाइम हाई पे और मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 49.96 ऑल टाइम हाई है ना फ्यूचर्स? नहीं, रियल टाइम नहीं, इसमें डेटा आ नहीं रहा है। नहीं, जो वो दोनों भाइयों वाला बूम था जिसमें उन्होंने सिल्वर इकट्ठी करके रखी थी, उसमें $89 समथिंग गया था जहां तक मेरे को याद है। हाँ, लेकिन एज पर चार्ट तो आप सही कह रही हैं, इसमें ऑल टाइम हाई दिख रहा है। 50 दिखा रहा है, 50 के आसपास ऑल टाइम हाई है, और आज जो इसने डे रेंज है इसकी 49.72 की है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। और जो रीसेंट हाई है 49.96 ही बनाया है। तो 50, आई थिंक 50 इज एन एवरेज। जितना डेटा ट्रेडिंग व्यू पे या बाकी जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से आप एकदम सही कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन जितना मेरे को याद है, दोनों भाई का नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो सिल्वर का एकदम बूम पंप एंड डंप हुआ था 1950 या 1965 के दौर में। खैर, फिलहाल सिल्वर बीज एक्सटेंडेड है। आपको याद होगा 88 रुपए पे जब अप्रैल में फूफा जी ने पहला बम फोड़ा था, तभी 88 रुपए पे मैंने रिकमेंड किया था सिल्वर बीज लेके रखिए। आज हमने फाइनली 162 रुपए में सिल्वर बीज पूरी तरीके से बुक करा के 100% एग्जिट करा दिया है। 122 रुपए से हम थोड़ा थोड़ा करके माल छोड़ते जा रहे थे, आज 162 में हमने पूरी तरीके से माल छोड़ दिया है, क्योंकि ATR एक्सटेंशन कैंडल्स क्लियरली विजिबल है। अभी SML इशिजू का ही अगर आप चार्ट वापस लगा दें और उसको 6 महीना कर दें तो आपको दिख जाएगा कि ATR एक्सटेंशन कैंडल के बाद किस तरीके से स्टॉक में एकदम से डाउन मूव आती है। ये नहीं, SML जी, तो आपको दिख जाएगा कि ऊपर जाके किस तरीके अब ये ऊपर जी वाला सपोर्ट मिलता रहा, बट यहाँ पे अब रिस्क इतनी ज्यादा हो गई है कि रिवॉर्ड एकदम छोटा सा दिख रहा है। तो आई वुड अवॉइड दिस। आप सिल्वर में बाय नहीं करूंगा। जब 88 में अच्छा लग रहा था तब बाय किया था, अब पूरा माल छोड़ रहे हैं लोग। आप जिस ईयर की बात कर रहे थे वो 1980 था, और हंट ब्रदर्स ने कॉर्नर किया था सिल्वर मार्केट 1980s में, और तब भी हाई जो था वो 50 के आसपास ही था। और फिर 2011 में यूरोपियन डेट क्राइसिस हुई थी, तो सिल्वर एक बार फिर 50 की तरफ गया था, और अब जो है ट्रंप के बयानों के बीच में सिल्वर एक बार फिर 50 के आसपास आते हुए। चलिए अगले सवाल ले लेते हैं। संचय का सवाल है, वो पूछते हैं अडानी पावर के बारे में शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए?
देखिए एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, मतलब करेक्ट क्या, आधा आधा पूरा कर दूं। सिल्वर शॉर्ट टर्म में टॉप बना रही है, ऐसा नहीं है कि सिल्वर कोई बहुत गिर जाएगी। यहाँ से सिल्वर में अगर $4-5 का करेक्शन आता है तो उसके बाद नया बेस बिल्डिंग स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट लेग में जिस भी दिन सिल्वर 52-53 के ऊपर जाके क्लोज करेगी कॉमेक्स में, आप मान के चलिए कि $80-85 तक का टारगेट खुलेगा। अगर मैं 88 रुपए से ही पकड़ूं, 88 से ही पकड़ूं तो 85 इंटू 32.15 इंटू 88 रुपीज, 2,40,000 का कम से कम सिल्वर का टारगेट बनता है, अगर मतलब नेक्स्ट लेग में। तो अब इस पूरे प्रोसेस में वापस हो सकता है कि 6 महीने सिल्वर कंसोलिडेट करे, हो सकता है 3 साल कंसोलिडेशन में चला जाए। करेक्ट। वो कंसोलिडेशन कितना लंबा चलेगा ये कहना मुश्किल है। अब अदानी पावर में अगेन मैं फिर वही रिपीट करूंगा, सांप निकल गया है, अब आप लाठी पीट रहे हैं, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जो मूव था, जो प्ले था, एक महीना उसने आपको भरपूर समय दिया था कि आप 120, 122 मतलब प्री एडजस्टेड, उस समय 600 रुपए चल रहा था, 600 के आसपास उसने भरपूर मौका दिया था कि आप माल भर के रखें और आराम से पैसा कमाएं, और 5 दिन के अंदर उसने अपना 900 का जो लॉन्ग टर्म टारगेट था वो शॉर्ट टर्म में ही कर लिया 3 दिन में, जो उसको 1.5 साल में करना था 3 दिन में कर दिया। तो अब बचे हुए जो दिन हैं 365 प्लस 165 भी जोड़ लें, अगले 530 दिन का काम 3 दिन में किया है, तो 527 दिन अगर ये कंसोलिडेट करता है तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तो अदानी पावर में मेरे लिए अभी अगले 4-6 महीने कोई भी ट्रेड नहीं है, मैं स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा चुका हूँ। अगला सवाल जो है वो भी फिर से आईपीओ पे है। एलजी के 3 लॉट इन्हें मिले हैं और वो पूछते हैं आपसे कि क्या करना है, लिस्टिंग पे क्या करें। अब लिस्टिंग होने दीजिए तब देखते हैं। ये तो बड़ा अच्छा, लिस्टिंग अगर प्रीमियम पे होती है अच्छे खासे तो क्या करें? नहीं, इसका मेरा मैडम एग्जाम्पल बड़ा, अब आप विचित्र कह सकते हैं। मैं डिलीवरी के पहले अल्ट्रासाउंड करके ये नहीं पता करने की कोशिश करता हूँ कि लड़का है कि लड़की है। मेरे 2 बच्चे हुए हैं, मैंने दोनों टाइम नहीं पता किया। तो जब डिलीवरी हो गई, नर्स ने आके बताया कि लड़की हुई है, तो हम खुश हो लिए। तो जब लिस्टिंग हो जाएगी तब हम खुश हो लेंगे, ऊपर होगी नीचे होगी जो होगी, जब हो जाएगी डिलीवरी तब देखेंगे। जी, आपके एग्जाम्पल्स जो है ना बड़ी विचित्र होती हैं अंशुल, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में सेट बैठती हैं। हाँ, ये तो आप मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है उसमें। अगला सवाल जो है वो हर्षा का है, वो पूछते हैं अनंत राज के बारे में। उन्होंने अनंत राज को बाय किया है 722 पे। व्हाट शुड आई डू, कैन आई होल्ड इट, क्या वो इसे होल्ड कर सकते हैं? इज देयर एनी होप फॉर इट टू रिकवर पोस्ट क्यूआईपी क्लोजर? प्लीज टेक माय क्वेश्चन। वो पूछते हैं कि इसमें कुछ होप है क्यूआईपी क्लोजर के बाद उभरने की। 722 का बाय है। देखिए मेरे को तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये पिछले 7-8 दिन का जो एक्शन है, एवरेज वॉल्यूम पे थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। 20 डे मूविंग एवरेज अभी भी प्रोटेक्टेड है, 660 के नीचे क्लोज करता है डिसाइसिवली तो फिर मैं बेरिश होऊंगा, नहीं तो 10-20 मूविंग एवरेज के अंदर पुल बैक आना इज वेरी कॉमन। तो अभी 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे अभी आज क्लोज करेगा, अगर क्लोजिंग नीचे आई तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोज करेगा, और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस कटते हैं स्विंग या मोमेंटम वालों के। तो अभी तो ये पुल बैक उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से अगर रिवर्सल बना तो सीधा गैप फिल करने 800 रुपए तक जा सकता है। तो मैं तो बहुत जल्दी में नहीं रहूंगा बेचने की। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, जो कि 666 पे है, तो मैं 660 पकड़ ले रहा हूँ। उसके नीचे क्लोज किया तब फिर जाके मैं कहीं ये मानूंगा कि हाँ पैटर्न खराब हो रहा है। तो अभी तो मेरे लिए नॉर्मल पुल बैक ही है, और 700 के टारगेट 800 के टारगेट देखना है। आपने दिवाली पिक्स बना ली? रिपोर्ट बन गई है, इसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन बाकी है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी दिवाली पिक्स कब मिलेगी हमें? मोस्ट लाइकली परसों मिल जाना चाहिए। और तो आज क्या दे रहे हैं आप हमें? कंप्लीट कर लेंगे। तो आज क्या दे रहे हैं आप हमें? आज इक्जिगो देख लीजिए। इक्जिगो अभी आपके चलते शो में 2 स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं। आपकी भी किस्मत चमकती जा रही है कि आजकल दोपहर को ब्रेकआउट आ रहे हैं। एक सिरका पेंट में ब्रेकआउट दिख रहा है, एक डैम कैपिटल में दिख रहा है, बट मिड सेशन ब्रेकआउट्स मेरे को थोड़े से डाउट रहते हैं, क्योंकि मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years ये बैक टेस्ट करके स्कैन्स रन किए थे और चीजें रीड किए थे कि जो सुबह 1 घंटे के ब्रेकआउट आते हैं या आखिरी 1 घंटे के ब्रेकआउट आते हैं वो मैक्सिमम सस्टेन होते हैं। इनको 5 मिनट बोलो। मैक्सिमम सस्टेन होते हैं
और मिड सेशन के ब्रेकआउट्स में फेलियर रेट 50-50 होता है, तो जहाँ 50% 50-50 का है वहां पे मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। मेरे को एज अपने फेवर में चाहिए, क्योंकि ये वैसे मार्केट है जो अनप्रिडिक्टेबल है, तो एटलीस्ट ऑड्स आपके फेवर में आने चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल और अननोन को ट्रेड करते समय ऑड्स आपके फेवर में होने चाहिए, जो Correct. सुबह 1 घंटे या आखिरी 1 घंटे में। बट सिरका पेंट्स और डैम कैपिटल में अभी ब्रेकआउट दिख रहा है, मैं दे नहीं रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को। सुबह हमने दिया था, ब्लैक बक दिया था, उसमें रिस्क फ्री हो गए 695 से 715 हो गया, तो इस टाइप से सुबह चले तो ज्यादा अच्छा है।